नमस्कार। सवाल देश का विद्रोही तोड़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आपको पता है कि अभी देश में काफी तनाव चल रहा है। एक तरफ पाकिस्तान अपने बयानों से नहीं हट रहा, अपनी गलती नहीं मान रहा। वहीं दूसरी तरफ भारत में भी कठोर कदम उठाने के लिए डिमांड कर रही है भारत की डिफरेंट पार्टियां। और लोग चाहते हैं कि जैसे पाकिस्तान ने खून बहाया है वहां पे भी टेररिस्टों का खून बहे, क्योंकि भारत का ये मानना है कि अब बहुत हो गया, हमें बदला चाहिए। अगर आप देख रहे होंगे, आज मन की बात में भी मोदी जी ने कहा है कि वो टेररिस्टों को मिट्टी में मिला देंगे। और पहले भी हमने इस टॉपिक पे डिस्कस किया हुआ है कि इस बार जो है कल्पना से परे सजा देने की बात कही जा रही है। ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह का युद्ध का इंडिकेशन है। अगर हम बात करें पाकिस्तान के साइड की, तो पाकिस्तान के साइड का यह मानना है कि भारत ज्यादा से ज्यादा सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है, यानी कि लिमिटेड वार करेगा। क्योंकि लिमिटेड वार से पाकिस्तान का कोई खास नुकसान नहीं होने वाला। वो हम 4 को मारेंगे, वो 2 को मारेंगे, हम 6 को मारेंगे, वो 4 को मारेंगे। पाकिस्तान एक फुल फ्लेज्ड लॉन्ग टर्म वार के लिए तैयार नहीं है। ये पाकिस्तान के खुद एक्सपर्ट मान रहे हैं, वहां के आर्मी के लोग मान रहे हैं कि वो शॉर्ट टर्म फाइट के लिए तो तैयार हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म फाइट के लिए तैयार नहीं है। अब देखना यह है, समझना यह है कि भारत का जो एक्शन है, जो भारत बोल रही है कि हम कल्पना से परे एक्शन लेंगे, ये जो एक्शन है ये क्या सच में कल्पना से परे होगा, या फिर हम कोई छोटा मोटा सर्जिकल स्ट्राइक करके 2-4 को मार के 2-4 पेड़ 2-4 बिल्डिंग गिरा के वापस आ जाएंगे। तो आइए इस पे चर्चा करते हैं कि क्या युद्ध ही अंतिम विकल्प है। आपको पहले मैं अपने सारे पैनलिस्टों से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। हमारे साथ पद्मा जी हैं कांग्रेस से, हमारे साथ सत्यप्रकाश जी हैं, हाई कोर्ट के लॉयर हैं, एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ अजय कुमार जी हैं, एक्स पुलिस ऑफिसर हैं और अब एक्सपर्ट हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ तुलसीदास भाटिया जी हैं जो आरएसएस के समर्थक हैं। हमारे साथ ताहिर भाई हैं जो जम्मू कश्मीर से एक्टिविस्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ताहिर भाई, मैं आप ही के पास आना चाहता हूँ। ताहिर भाई, आप जम्मू कश्मीर से बहुत जुड़े हुए हैं, आप वहाँ पे बहुत तरह के काम कर रहे हैं, आप लोगों से जुड़े हुए हैं, सभी तरह के संगठन से जुड़े हुए हैं। वहाँ का सेंटिमेंट क्या है? क्योंकि पहली बार ये देखने को आया है कि जम्मू कश्मीर में इस बार धर्म से रहित, पार्टियों से रहित सभी पार्टियों ने इस जो आतंकी हत्या है, हत्याकांड है, जो शर्मनाक है, उसका कंडेम किया है। रोड पे आगे लग जाए तो पूरा जी कि हमें भी अपनी बात रखने का टाइम यहाँ मिले। जी तो दरअसल बात यह है कि जब से ये पहलगाम का जो वाक़ा हो गया, तो लोग पहले भी, ऐसा नहीं है कि पहले खुश होते थे किसी कांड से, ऐसा भी नहीं है। लेकिन आज थोड़ा हिम्मत करके लोग बाहर निकले और इसकी निंदा की, और सबों को लगता है कि ये गलत है। जो भी किसी इंसान का भी खून बहे, आखिर इंसान तो इंसान ही है। बाकी इसके पीछे क्या मोटिव्स होते हैं वो सब जानते हैं, किसका क्या मकसद होता है सब जानते हैं। लेकिन फिर हिम्मत करना और हिम्मत करके ओपनली ये बोलना कि हम इसके खिलाफ है, ये भी बड़ी बात है। अब जबकि हमारे जो सेंटिमेंट्स हैं ये हट हुए हैं, सबों के, जो भी इंसान परस्त लोग हैं, जो इंसानों से मोहब्बत करते हैं, उनके सेंटिमेंट्स हट हुए हैं। लेकिन एक दुख कभी होता है कि अगर इसको हम किसी खास राज्य से हम लगाएंगे, ये नहीं, ये लोकली इसमें किसी का इन्वॉल्वमेंट है। जैसे अगर इस देश के किसी भी राज्य में कोई इंसिडेंट होगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये जो राज्य के लोग हैं वो उसके साथ हैं। जैसे नक्सलाइट्स हैं, वो भी किसी राज्य में कुछ वारदातें करते हैं, तो वहां के लोगों पे हम नहीं थोपते हैं। लेकिन ये हम खुद करते हैं, ये हम लोगों को टैग यहीं से करते हैं कि हम उनको इन्वॉल्वमेंट उसी से करते हैं। अगर पहले से ये नहीं हुआ होता तो मुझे नहीं लगता कि कश्मीरियों की आइडेंटिटी कुछ और होती बाहर। जैसे हमने देखा कि ये कांड होने के बाद ही कहीं 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 पे बच्चों के साथ ये हुआ वो हुआ, तो इसमें उससे मैसेज गलत हो जाता है। बाकी सभी के दिल जो है वो दुखी है और इसमें कोई खुश नहीं है। ठीक है। ताहिर भाई, एक और बात बताइए कि अगर इंडिया
युद्ध का डिसीजन लेता है तो क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर उसके साथ है, इंडिया के साथ है? अगर कोई आर्मी एक्शन लेने की बात होती है तो क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर के आवाम इस एक्शन के साथ रहेंगे? देखिए, एक बात है, मैं आपको महराज फैजाबादी है, उनका एक शेर सुनाऊंगा। जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। एक्चुअली ठीक बात यह है, अगर जंग एक लास्ट विकल्प है, और अगर जंग से जो हमारे बीच में जो बीमारी है, परेशानी है, हालात खराब है, टेररिज्म है, कुछ है, अगर पूरे देश को लगता है कि इससे एक बार ये दर्द जो है ये सर से गायब हो जाएगा, मुझे नहीं लगता कोई बीमार इससे मना करेगा कि मेरी बीमारी खत्म ना हो। अगर ये लास्ट विकल्प है, लेकिन अगर वो सीरियस है, लेकिन अगर ये सिर्फ एक महज कुछ वक्त के लिए, कुछ थोड़ा हालात को ठंडा करने के लिए कुछ हो, तो फिर मुझे लगता है उससे कोई फायदा नहीं है। और अगर कौन इस बात से इनकार करेगी, अगर कोई देश ये डिसीजन लेता है कि हमें कोई ऐसा कदम उठाना है और वो कदम उठाने से हम हमेशा के लिए सुखी हो जाएंगे और तरक्की के रास्ते खुलेंगे, मुझे नहीं लगता कोई इसका विरोध करेगा। बिल्कुल। तो ताहिर भाई ने एकदम क्लियर कर दिया अपना स्टैंड। पद्मा जी, हाँ कांग्रेस जी। का क्या स्टैंड है? क्योंकि जो मोदी जी ने कहा कि हम मिट्टी में मिला देंगे, कल्पना से बड़े सजा दी जाएगी, तो कांग्रेस का क्या स्टैंड है? अगर भारत सरकार कोई लॉन्ग टर्म या कोई बड़े आर्मी मूवमेंट की तरफ जाता है, कोई बड़ा डिसीजन लेता है, तो क्या कांग्रेस सपोर्ट करेगी? या आपका विचार क्या है इसके ऊपर कि बीजेपी करेगी भी कि नहीं देखिए करेगी? कांग्रेस, मोदी सरकार देखिए करेगी कि पहली नहीं बार, करेगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए युद्ध जो है लड़ती है हमारी सेना, लेकिन ये जो जो डिसीजन लेना होता है वो पॉलिटिकल विल होता है। जो पॉलिटिकल विल आज तक हमारे मोदी जी ने नहीं दिखाए। इनको हालांकि काफी मौके मिले थे, आपको याद होगा पठानकोट हुआ, उरी हुआ, नगरोटा हुआ, और उसके बाद में पुलवामा हुआ, आज ये पहलगाम हुआ। पुलवामा वगैरह पठानकोट से लेके आज तक उन्होंने जो भी डिसीजन लिए सारे यही है जो आज लिए हैं। ये 5 डिसीजन लेंगे। और पठानकोट होने के बाद में गए थे वो मैसूर, मैसूर जाके वहां संबोधित किया था। अभी गए हैं पहलगाम होने के बाद में बिहार जाके वहां से दुनिया को संबोधित करते हैं कि हम कल्पना से परे एक्शन लेंगे वगैरह वगैरह। देखिए क्या किस बात का इंतजार किया जा रहा है? क्या आपने टेंडर बुलाना है युद्ध लड़ने के लिए? टेंडर पास करना है, फिर आप डिसीजन लोगे? क्या करना है, एक्शन प्लान करोगे? मुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा है। देखिए हमारा आज तक जो 4-5 दिन में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, पाकिस्तान ने एक मतलब हर बार उनका जो वीडियो आता है बाहर, वो एक डेडिकेटेड वीडियो आता है। हमारे मोदी जी जाते हैं बिहार के मधुबनी से चुनाव की रैली में संबोधित करते हैं, फिर नहीं तो यहाँ पे जाते हैं कि अपने मन की बात में बोल रहे हैं, फिर ये इन्होंने मिस किया जो ऑल पार्टी मीटिंग था उसको मिस किया। फिर ये सब जो संकेत जो जाते हैं ये कहता है कि पॉलिटिकल विल इज वीक दो आवर आर्मी स्ट्रांग। पाकिस्तान ने आज उनके जो रेलवे मंत्री ने कहा कि हमारे पास जो मिसाइलें हैं सारी जो है जो बनिया देश जो हमें हमें जो बनिया कह रहा है वो बदतमीज आदमी कहता है कि हमारे पास जो है उनके पास जो मिसाइलें हैं क्या है कि एक मिनट, इनके मिसाइलों के नाम भी बड़े फनी हैं, शाहीन, घोरी और गजनी। घोरी और गजनी, और इनके पास 130 जो मॉडर्न एटॉमिक मिसाइलें हैं जो उधार की ली हुई हैं, किसी के दान धर्म की दी हुई हैं, उनके ऊपर इनको दम भर रहे हैं। इनकी जो जीडीपी की ग्रोथ है जो 2% है उस पे दम भर रहे हैं। इनको खाने के लिए दाने नहीं है, लेकिन ये लड़ना चाहते हैं क्योंकि इनके इस युद्ध में जाने से इनका फायदा ये होगा कि इनको आईएमएफ से बेल मिलेगी। आईएमएफ से बेल के लिए ये मतलब ये युद्ध के लिए ललकार रहे। इनको ये मालूम नहीं है कि भारत इनसे बड़ा देश है, टेक्नोलॉजी के लिए अहेड है। हमारे पास जो मिसाइलें हैं वो इंडिजीनियस है, जो हमने बनाई हैं, हमने टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करके रशियन और अमेरिकन कोलैबोरेशन वगैरह करके हमने अपनी इंडिजीनियस बैलिस्टिक मिसाइलें की है हमारे पास। वो कहते हैं हम उनके पास जो घोरी वगैरह है, हमारे पास अग्नि है, हमारे पास पृथ्वी है, हमारे पास त्रिशूल है, हमारे पास आकाश है, हमारे पास नाग है। ये सब इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ हमने खुद इंडिजिनियसली डेवलप की हैं। अग्नि जो है आईसीबीएम, नियर आईसीबीएम मतलब इंटीरियर
इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसको जो है 8000 किलोमीटर तक का वो अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है और मोबाइल टारगेट को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। यहाँ पे हमने जो सबमरीन, न्यूक्लियर सबमरीन है हमारे पास न्यूक्लियर बेस है, हमारे पास न्यूक्लियर कंट्रोल है, हमारे पास न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्टेड, हमारे पास सारी मिसाइल्स है, हमारे पास कमांड है। और उसके बाद भी हमारे पास एक बात और सबसे बड़ी है कि हम हैं दुनिया के एकमात्र नॉन एनपीटी स्टेटस वाले कंट्री। ये थैंक्स टू डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये एनपीटी क्या है? न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसका दबाव अमेरिका ने हम पे डाला था, उसको हमने साइन नहीं किया था। उसके बाद हमारे पर सैंक्शंस भी लगी थी। और एक हमने ट्रीटी जो साइन नहीं की है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी सीटीबीटी, और एक जो ट्रीटी जो साइन नहीं की है, मिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी एफएमसीटी। तो ये तीन ट्रीटी जो है बाकी सब ने साइन की है। भारत ही इकलौता देश है जिसने खुद एक रिस्पॉन्सिबल नेशन होने के तहत ये सब साइन ना करते हुए भी अपने न्यूक्लियर पावर्स को कभी इस्तेमाल नहीं किया है। ठीक है, AK सिंह साहब, क्या लगता है जो करंट गवर्नमेंट है वो जो एक तरीके से बोल रही है, और पाकिस्तान इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गीदड़ धमकी बोल रहा था, प्लस वो बोल रहे हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर शॉर्ट टर्म वार पे जाते हैं या किसी तरीके के सर्जिकल स्ट्राइक पे जाते हैं। यहाँ तक कि सिंधु वाटर ट्रीटी को भी उन्होंने गीदड़ धमकी ही बताया है, क्योंकि उसमें उसको भी आप परमानेंट कैंसिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो 3 पार्टी एग्रीमेंट है, भारत, पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक। क्या लगता है, भारत क्या सच में युद्ध को एक विकल्प देख रहा है? और अगर देख रहा है तो शॉर्ट टर्म युद्ध पे जाएगा, सर्जिकल स्ट्राइक टाइप पे जाएगा, या फुल फ्लेज वार करेगा जिसपे वो पाकिस्तान को 4 टुकड़े कर देगा, जिसकी डिमांड हो रही है? जी, गुड इवनिंग। ये क्लियर मैसेज है 22 अप्रैल की घटना का। पीस इज नॉट गुड फॉर अस। ये मैसेज दिया है इन आतंकवादियों ने कश्मीरीज को। इतने साल के बाद, 5-6 महीने के बाद पहले जो हमारे कश्मीर में जमहूरियत लौटी है, हमारा जो लोकतंत्र लौटा है, शासन जो चल रहा है, उससे पाकिस्तानी बौखला गए। दे डोंट वांट द कश्मीरीज टू लिव इन पीस। राइट, समझ गए? दिस इज द मैसेज गिवन बाय द टेररिस्ट टू द कश्मीरीज कि पीस इज नॉट गुड फॉर यू। अगर हम फुल फ्लेज्ड वॉर में जाते हैं या नहीं जाते हैं, आपने जो टॉपिक दिया है, मैं इसमें आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। What has been done after 22/4? Immediately meetings were organized, decisions were taken, all the stakeholders were on one table. उसके बाद world leaders से बातचीत हुई है। These are the steps taken by our honorable Prime Minister, the Government of India, to ensure that nothing goes unnoticed, nothing goes beyond our control. पहलगाम अटैक के बाद हमारे 48 आवर्स का डेडलाइन दिया पाकिस्तानीज को भारत छोड़ने के लिए। पाकिस्तानीज का वीजा कैंसिल कर दिया। इंडो सिंधु ट्रीटी 1960 की जो थी सस्पेंड कर दिया। अटारी वाघा बॉर्डर क्लोज कर दिया। पाकिस्तान एम्बेसी क्लोज कर दिया, रिड्यूस टू 30 कर दिया। What are these measures? These measures are the prelude to go all out against the Pakistanis. They will not understand the words of love. They are hell-bent upon engaging India into a proxy war all the time. We have seen this in the past. Now time has come. Innocent people has been killed. right. What will happen, and when we will go to the war? Just wait and leave it to our honorable Prime Minister. Pakistani problem is this: after a long time, after decades, India has got a muscular element in our beloved Prime Minister Modi. ये पाकिस्तान को पच नहीं रहा। आसिफ मीर is behind all these attacks.
Right. And they will come to know in near future, very near future. I'm not giving you the deadline. Nobody can give the deadline. There are so many preparatory measures are being taken. Right. All loopholes must be closed. And just let us wait and unite together. This is my one message. Going here and there, giving directions, giving speeches from one place to other is immaterial. Right. What material is what message has been given. Okay. So I'm coming back to you, Satya Prakash ji. रोहित जी, पहली बार कश्मीर से जो आवाज उठी है वो पूरे हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़े लेवल पे संदेश है। साथ ही साथ जिस प्रकार से पाकिस्तान की मीडिया में खबरें चलाई जा रही है, मैं पिछले 6-7 घंटे से लगातार पाकिस्तान और जो इंटरनेशनल मीडिया है उन सारे खबरों को मैं एनालिसिस कर रहा था। तो पहली बार पाकिस्तान की मीडिया ये खबर चला रही है कि कश्मीरी आवाम भी इस बार पाकिस्तानियों के साथ नहीं है। ये बहुत बड़े लेवल पे ये जो संदेश गई है ना, ये अपने आप में भारत की जो आने वाली पीढ़ी है और जो इतिहास है उसमें एक नई मुकाम लिखने जा रही है। अब वहाँ के एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं हामिद मीर, और जो पाकिस्तान के बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट्स भी रहे अब्दुल बासित, वो दो बात बड़ी क्रिटिकल और एडमिट कर रहे हैं कि ये जो पहलगांव घटना हुई है इसमें पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट जो है, भारत किस आधार पे कह रही है कि भारत द्वारा जो एविडेंस, जो वीडियो फुटेज और जो वहां पे जो टेरर आउटफिट्स जो है पिछले 2.5-3 महीनों से जो एक्टिविटीज हुई है उसके आधार पे भारत जो तर्क दे रहा है इंटरनेशनल जो मीडिया और इंटरनेशनल जो फॉरम्स है उसमें आके उन्होंने दो बातें कही बहुत इंपॉर्टेंट, कि एक तो M4 जो हथियार है उससे पहलगांव में हमला किया गया। वो M4 हथियार पाकिस्तान में कई बार जो उनके टेररिस्ट जो मारे गए हैं उनके पास भी वो हथियार मिली है। और एक बात और एडमिट कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो भारत जब से आर्टिकल 370 और 35A कश्मीर से हटा है उसके बाद से पाकिस्तान जो है असफल रहा कि कश्मीर में पीस को कैसे डिस्ट्रॉय किया जाए और कश्मीरियों के बीच में कैसे जहर फैलाई जाए वहां पे। और ये सारी असफलता का परिणाम है कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड, वो ये नहीं कह रहे हैं कि टेररिस्ट, कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो मुजाहिदीन है उन्होंने इस हमले को ठीक से नहीं किया। मतलब ये पाकिस्तानी मीडिया में ये बात वो एडमिट कर रहे हैं। उनको इस बात का पहली बार डर है कि पूरे इंटरनेशनल जो मुस्लिम कंट्रीज हैं और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, अमेरिका, इवन चाइना भी पाकिस्तान को इस बार खुल के सपोर्ट नहीं कर रहा। इस बात से वो डरे हुए हैं। और कश्मीरी आवाम जो लगातार आ रही है, जिस प्रकार से वहां प्रोटेस्ट हुए, देखिए आईना है, आप आईने को किस तरीके से अपने चेहरे को देखते हैं आईने में, ये आपके ऊपर है। बहुत सारे लोग हैं ये कह रहे हैं कि कश्मीरी लोग जो है इसमें इन्वॉल्व थे। मुझे नहीं लगता कि सारे लोग वहां इन्वॉल्व होंगे, कुछ तो टेरर आउटफिट्स में इन्वॉल्व रहे हैं और पकड़े भी गए, उनके घरों को भी उड़ाया जा रहा है। लेकिन सारे लोगों को एक जो वर्ग है ना जो स्पॉन्सर तरीके से बदनाम करे, ये मुझे लगता है कि थोड़ी सी ये चीजें पिंच करती है। कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल। हाँ, और साथ ही साथ जिस प्रकार से विपक्ष, पहली बार विपक्ष ने बहुत एग्रेसिव और एक पॉजिटिव तरीके से अभी तक विपक्ष की भूमिका रही है। 1-2 लीडर तो विपक्ष में ही, वो तो कुछ का कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन विपक्ष ने भी इस बार सरकार को खुल के समर्थन दिया। अब सवाल ये उठता है कि जो इंटेलिजेंस फेलियर की बात की जा रही है कि कहीं ना कहीं देखिए कि इंटेलिजेंस फेलियर है, इस वजह से ये घटना हुई है। जिस जगह पे ये घटना हुई है, जो हम लोगों ने अभी तक एनालिसिस किया है एज ए स्कॉलर, उससे ये बातें साफ होती है कि टूरिस्ट पिछले 4-5 महीने से वहां पे बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत आप कह सकते हैं पीसफुली वहां पे रोमिंग हो रही थी। कोई ऐसी थ्रेट नहीं थी। बहुत पॉजिटिवली वहां पे जो लोकल थे वो उनके साथ कोऑपरेट कर रहे थे। इसी का एडवांटेज उठा के, और एक बात और आई कि
आर्टिकल 370 और 35A हटने के बाद वहां पे करीब 8700 जो हिंदुस्तान के अलग अलग पार्ट से हैं उनको डोमिसाइल दी गई। इस वजह से भी पाकिस्तान को पैनिक हो रहा है। ये पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से मैं बातें बोल रहा हूँ, उनके सारे यूट्यूब पे भी। तो इस वजह से पाकिस्तान इतना बौखलाया था, उनको ये लग रहा है कि भाई भारत के खिलाफ जो वहां के टेरर आउटफिट्स थे, जो बार बार नेता थे वहां पे जो इनको सपोर्ट करते थे आतंकवादियों को, उनको ये लग रहा था कि इस बार कश्मीरी आवाम भी जो है वो खुल के मोदी के साथ जा रही है। ये उसी का परिणाम है। ठीक है, तुलसीदास भाटिया जी। सब कुछ बता दिया वैसे तो सबने, लेकिन मैं बोलूंगा समस्या का समाधान और जड़। आज मोदी जी ने कहा कि भाई पीड़ितों को न्याय मिलेगा। क्या कुछ उग्रवादी 5-6 लोग जिन्होंने मारा, ये कांड किया, उनको ढूंढ के मार देना, वो पीड़ितों को न्याय होगा क्या? क्या खाली सर्जिकल स्ट्राइक कर देना क्या पीड़ितों के साथ न्याय होगा क्या? पीड़ितों के साथ न्याय तभी होगा जब समस्या का, इस्लामिक उग्रवाद का अंत जड़ से खात्मा होगा, जड़ से समाप्त किया जाएगा इसको। और ये जो अभी एपिसोड हुआ है, ये जो बर्बरता हुई है, वो पाकिस्तान की शय है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, सबकी बात से पता चल रहा है। अगर पाकिस्तान इसके लिए जिम्मेदार है तो जड़ तो वही है ना, तो खात्मा किसको करना है? पाकिस्तान को। लेकिन भारत का स्टैंड हमेशा से रहा है, आजादी के बाद से रहा है, सभी प्रधानमंत्री रहे भाई युद्ध समस्या का हल नहीं होता है और समस्या को हल करने के और भी तरीके होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के केस में ये बात लागू नहीं होती। हालांकि रूस और यूक्रेन में भी भारत का स्टैंड क्या रहा? ये स्टैंड रहा बार बार कि युद्ध बंद करो, बात करो और समस्या का समाधान करो। लेकिन पाकिस्तान को सुधारने के लिए बातचीत तो बिल्कुल ही बेकार है, वो तो होनी नहीं चाहिए, कभी ना हो रही है, मोदी जी के आने के बाद से नहीं हो रही है। लेकिन उसको खत्म करना ये तरीका हो सकता है कि पीओके छीन लेना, उसकी कमर तोड़ देना, बलूचिस्तान सिंध को अलग कर देना, ताकि बिल्कुल छोटा सा पाकिस्तान एक निहत्ता सा रह जाए, जिसकी औकात ना हो कुछ भी, उसके औकात विहीन कर देना, ताकि जो जड़ है पूरे दुनिया में, भारत में नहीं, पूरे दुनिया में आतंक फैलाने का जो जड़ है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान आतंक की फैक्ट्री है, पाकिस्तान आतंक का व्यवसाय करता है। दे आर प्रोफेशनल उग्रवादी, दे आर प्रोफेशनल टेररिस्ट, उनका काम ही यही है, उनको बकायदा ट्रेनिंग दी जाती है इस कामों की। और अभी भी लग रहा है ना कि जिस तरह से ये कांड हुआ, बाकायदा महीनों महीनों ट्रेनिंग दी गई होगी करने वालों को, और उसको उनको शय मिली होगी इंटरनल गद्दारों से भी, कश्मीर के अंदर होंगे जो, उन्होंने उनको सहारा दिया होगा, कुछ खाना दिया होगा, रहना दिया होगा, कुछ तो दिया होगा। तो जिस हिसाब से ये काम हुआ है, लगता है कि ये प्रोफेशनलिज्म तरीके से हुआ है, और ये प्रोफेशनलिज्म तरीका पाकिस्तान के अलावा दुनिया में और कोई देश नहीं है जो आतंक को, उग्रवाद को इस तरह से करता हो, एक व्यवसायिक तरीके से, फिर प्रोफेशनल तरीके से, बाकायदा गिव एंड टेक, कि इतना पैसा मिलेगा, इतना ये मिलेगा, इतना वो मिलेगा, ये कांड करो, और वैसे कराया गया। तो जड़ तो पाकिस्तान में है, अब युद्ध से करो। अब भारत को सोचना है कि ये काम युद्ध से होता है तो युद्ध से करो भाई, कमर कैसे तोड़ जाए वैसे करो। पानी बंद कर दिया, उससे भी छटपटाहट होगी, पाकिस्तान को होना शुरू हो गई है। हुक्का पानी बंद करने का भी एक तरीका होता है, बहुत कुछ बंद किया जा सकता है पाकिस्तान का, भारत बहुत कुछ कर सकता है। और इसको ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट में डालना, अंतरराष्ट्रीय दबाव डालना, ये भी एक तरीका हो सकता है। अब कोई भी तरीका अपनाया जाए, लेकिन इन पीड़ितों को न्याय तो तब मिलेगा जब इस आतंक की समस्या का जड़ से खात्मा होगा। ठीक है ताहिर भाई, क्या ये भी एक बड़ा सवाल रहा है इस अटैक के पीछे कि अगर जिस तरीके से जम्मू कश्मीर का बढ़ोतरी हो रहा था, टूरिस्ट आ रहे थे, वहां पे एक एक होटल इतने महंगे में बुक हो रहा था, वहां पे आम लोगों को होटल में काम मिल रहा था, ट्रैवलिंग का काम मिल रहा था, ट्रांसपोर्टेशन का काम मिल रहा था, खाने का काम मिल रहा था, कपड़े बिक रहे थे, जो लोग आएंगे वो ये सब यूज करेंगे। तो क्या एक ये भी कारण था कि जो तरक्की हो रही थी कश्मीर की, जो कि इतने सालों से नहीं हो पाई थी, और जिस तरीके से कश्मीर के लोग जो पहले पाकिस्तान या इंडिपेंडेंट कश्मीर की मांग करते थे, अब वो धीरे धीरे भारत सरकार के साथ आने लगे थे, इससे भी घबराहट हो रही थी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि उसने ये सिर्फ अटैक ही नहीं किया है, हिंदुओं को चुन के मारना, तो एक तरीके से डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी अपनाया ना। देखिए जी, मैं एक बात यहाँ पे बताना जरूरी चाहूंगा कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ वाबस्ता नहीं हूँ, लेकिन ना मैं यहाँ पे किसी पॉलिटिकल पार्टी की तारीफ करने बैठा हूँ, ना किसी की मुखालफत करने बैठा हूँ। जहां तक आपका ये कहना है कि चंद साल ही हो गए यहाँ पे प्रोग्रेस हो रही है, ये भी गलत बात है।
अच्छा। प्रोग्रेस में यहाँ कमी ज्यादा नहीं थी। और ये भी कहना गलत है सिर्फ 6 साल में यहाँ तरक्की हुई, मुझे नहीं लगता है। ये क्लियर आपको बोलता हूँ। और जैसे अब AK सिंह साहब बोल रहे थे कि आज हमें प्राइम मिनिस्टर मजबूत मिला है, मुझे लगता है पहले भी प्राइम मिनिस्टर मजबूत ही थे, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब थे 1999 में, जब वो हो गया था पार्लियामेंट पे अटैक, तो वो सीधे टंगदार आ गए थे उस टाइम। वो कहीं बैठे की जलसे या मीटिंग में नहीं बैठे थे, वो सीधे बॉर्डर पे आए थे। देखिए, एक हमारा विषय क्या है? विषय ये है कि क्या युद्ध ही अंतिम विकल्प है? हमें इस पे बात करनी है। युद्ध क्यों विकल्प है, ये सोचना है। और अगर युद्ध होगा भी तो इसका परिणाम क्या होगा? दूर बैठे लोग तो कहेंगे, लेकिन इसका इम्पैक्ट कहाँ पे ज्यादा होगा? कश्मीर में होगा, पंजाब में होगा, राजस्थान में होगा, जो बॉर्डर एरियाज है। तो वहां के लोगों का भी देखना है। ये नहीं कोई नॉर्थ में वहां पे होगा, तमिलनाडु में बैठा होगा तो वो कहेगा रातों रात बम बरसाओ, क्योंकि उसको इफेक्ट ज्यादा नहीं होगा। जो यहाँ लोकल एरिया, बॉर्डर एरियाज हैं, या जो बॉर्डर्स पे ये स्टेट्स हैं, उन पे क्या असर होगा, ये भी देखना है। लेकिन अगर युद्ध के बगैर भी इसका कोई हल निकल सकता है, कोई इलाज हो सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि अब युद्ध ही जरूरी है। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे या किसी भी तरीके से बिल्कुल हम ऐसा दबाव बनाएंगे या ऐसी कोई गारंटी लेंगे कि दोबारा ऐसी हरकतें नहीं होंगी, तो मुझे नहीं लगता कि युद्ध जरूरी है। क्योंकि हर जगह तो इंसान ही मरेंगे, आखिर तो इंसानियत का ही खून होगा। बम कहीं भी बरसेगा तो वो नहीं देखा गया हिंदुस्तानी है, पाकिस्तानी है, सिख है, मुसलमान है, क्या है। मुझे लगता है कि दुनिया में हमें पहले सोचना चाहिए कि युद्ध ना ही हो। और अगर फिर लास्ट विकल्प वही है तो वो दूसरी बात है। लेकिन जैसा मैं आपको कोट करता हूँ, कोई किसी बड़े आदमी ने, अच्छे ज्ञानी ने लिखा है कि मुझे अमन से मोहब्बत है, मुझे जंग से नफरत है, मगर मुझे उस जंग से भी इतनी ही मोहब्बत है जितनी कि अमन से। क्योंकि जो इंसान अपनी आजादी, अपनी गैरत, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए जो जंग लड़ेगा, वो उस जंग से मुझे मोहब्बत है। अगर हमें सच में लगता है कि मुल्क को बचाने के लिए अब लास्ट हमारा विकल्प यही है, जंग है, या अब आतंकवाद या ऐसी घटनाएं नहीं रुकेंगी, और वो लास्ट एक ही हमारे पास ऑप्शन है, वो युद्ध है, वो वार है, तो आई थिंक देन इंडिया शुड गो अहेड। सही। देखिए, मैं अभी रुकना चाहता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ, कितने खून बहाकर हम इस बात को समझेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। राम और रावण में क्या फर्क है किसी को बताने की जरूरत नहीं है। देवता और दानव में क्या फर्क है किसी को बताने की जरूरत नहीं है। माटी का पुतला हर इंसान होता है, लेकिन उसकी नीयत, उसकी सोच, उसकी नीति में जो फर्क है वो आम आदमी से और आतंकवादी से उसको अलग करता है। कलमा पढ़ के हम जिंदा रहेंगे हिंदुस्तान में। दिस इज व्हाट वी आर लिविंग हियर, व्हाट वी आर फॉर। हिंदू को आइडेंटिफाई करके मारा जा रहा है। ऑल टेररिस्ट ऑपरेशंस जो अब तक हुए हैं, जो हमारी परिभाषा बनी थी कि आतंकवाद का कोई जाति मजहब नहीं होता, आज इस घटना ने, आज इस जेनोसाइड ने झूठा साबित कर दिया। आतंकवादियों की जाति होती है, वो जाति पूछ के मार रहे हैं लोगों को। उस नेवल ऑफिसर ने क्या बिगाड़ा था इन आतंकवादियों का, जिसका अप्रैल में शादी हुई, अब मौत के घाट उतार दिया गया। 26 आदमियों का क्या कसूर था? अरे कायरों की तरफ मार रहे हो, सामने आके लड़ो ना। वर्ल्ड मैप से इसका नक्शा उड़ जाएगा। वेट फॉर द मोमेंट, इंडिया विल गिव अ बिफिटिंग रिप्लाई। बिल्कुल बिल्कुल सत्यप्रकाश। AK सिंह जी, मैं आपको एक हम्बल सबमिशन है मेरा। आप ये बोलते हैं कि किसी ने कलिमा पढ़ा है और उसको मारा। आप उन लोगों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं जो अपने माँ बाप, भाई बहनों को छोड़ के गन उठाता है और चला जाता है? वो पहले उन्हीं को मारता है, पहले वो अपनी फैमिली को मारता है। तो फिर उससे आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, वो किसको मारेगा आगे?
नहीं, पहले आप ये बताइए, कलमा पढ़ा के मारने वालों को आप सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं? अब यहाँ है ना, नहीं, किसी को भी कोई कलमा पढ़ा के मारे, किसी को नहीं। आप ये बताइए कि जिसने कलमा पढ़ा के लोगों को मारा, आज तो सपोर्टिंग है और नॉट? नहीं, why should I support them? Why should I support them? बात खत्म हो गई। The matter ends here. We are falling into the trap of Pakistan. We are falling हम यहाँ रहते हैं जहाँ पे ये गुजरती है, हम रहते कहाँ हैं? हम we are living in that of the country जहाँ पर ये हो रहा है। और देखिए, हमें आपसे ज्यादा नॉलेज है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं होना चाहिए था। हम भी कश्मीर गए हैं, हमने भी कश्मीर की वादियां देखी हैं। आप हिंदुस्तान में भी हैं, हम भी हिंदुस्तानी हैं। जनाब, आप आए हैं, लेकिन मैंने बोला हमारे फ्रेंड्स वहाँ पे एयरफोर्स में है, हमारे बैचलर्स वहाँ पे एयरफोर्स में, दे नो, वी नो ईच अदर वेरी वेल। हम हिंदुस्तान के पार्ट हैं, नॉलेज हमें भी है। हम दुनिया में अपने ताल्लुकात रखते हैं, पढ़ लिख के भाई साहब यहाँ तक पहुंचे हैं। रोहित जी, ताहिर जी ने एक बात कही कि डायलॉग के जरिए अगर वॉर या पाकिस्तान के साथ जो है चीजें सुधारने की बात की जा सकती है। शिमला समझौता, आगरा, ये सारे उदाहरण हैं। लाहौर, ये सारे उदाहरण है कि पाकिस्तान के साथ पीस के लिए हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स हैं क्या क्या एफर्ट्स नहीं किए। और जब भी पाकिस्तान के साथ कोई पीस डायलॉग हुई है, उसके बाद कोई ना कोई लड़ाई या मिस एडवेंचरिज्म पाकिस्तान की तरफ से हुई है। ठीक है। और पहली बार भारत ने इतने प्रॉम्प्ट, डिसाइसिव और इमीडिएट, जैसे ही पहलगाम की घटना की सूचना आती है, इमीडिएट पाकिस्तान के साथ सारे जो भी डायलॉग्स चल रहे थे, जिस इंटरनेशनल लेवल पे चाहे जो भी रिलेशन थी, चाहे डिप्लोमेटिक चैनल थी, चाहे सिंधु वाटर ट्रीटी की बात हो, चाहे पाकिस्तानी सिटीजन्स को वापस भेजने की बात हो, भारत सरकार ने सारे एफर्ट्स इमीडिएट लिए। लेकिन कितना टाइम हम लेंगे इनको समझाने के लिए? जब इनको बार बार समझ में नहीं आ रही है तो सिंह साहब ने अच्छी बात कही कि इस बार तो बी फिटिंग रिप्लाई की जरूरत है। और आपको मैं, जब हम लोग डिबेट कर रहे हैं पाकिस्तान तो अफगान सीमा पे, कहना चाहती हूँ, एक मैं ऐड कर रहा हूँ, जब हम लोग डिबेट कर रहे हैं पाकिस्तान अफगान सीमा पे भयंकर लड़ाई चल रही है, और मेरे ख्याल से 30 से 35 के आसपास पाकिस्तानी जो रेंजर्स है वो मारे जा चुके हैं, 54 के आसपास जो है अफगान लड़ाके मारे जा चुके हैं जब हम लोग डिबेट कर रहे हैं। अभी ये सारे चैनलों में ब्रेकिंग न्यूज भी चल रही है। ऑलरेडी पाकिस्तान जो है टुकड़ों में बंटने के लिए तैयार है। वहां पे जो पंजाबी कम्युनिटी है वो अलग मांग कर रही है, जो बलूच है वो अलग मांग कर रही है, जो वहां के एक क्रीमी लेयर है उनकी अलग डिमांड है। और तो और जब से पहलगाम की घटना हुई है और भारत सरकार ने सारे डिप्लोमेटिक चैनल्स और अपनी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को अलर्ट किया है, पाकिस्तानी मिलिट्री के टॉप ऑफिसर्स ने, और साथ ही साथ बिलावल भुट्टो ने अपनी पूरी फैमिली को पाकिस्तान से शिफ्ट कर दिया है, अपने बाहर भेज दिया सारे। अच्छा पद्मा जी, जैसा कि सारे प्रवक्ता बोल रहे हैं, डिफिटिंग रिप्लाई की जरूरत है, और ये हमें पता है कि पिछले 2-3 दिनों से पाकिस्तान बॉर्डर पे हेवी सेलिंग चल रही है, कई लोकेशन पे चल रही है, और ये कई सारे फॉरेन मीडिया दिखा भी रही है। हमारे देश में अभी उस पर बात नहीं हो रहा, जैसा कि अभी सत्य प्रकाश ने बोला ब्रेकिंग न्यूज अफगानिस्तान वाला, क्योंकि वो एशिया बॉर्डर पे है। तो क्या है आपका विचार, डिफिटिंग रिप्लाई क्या होनी चाहिए, और क्या आपको लगता है कि ये जरूरी है, दिस इज नीड ऑफ द आवर? देखिए, पहली बात मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। देखिए, पाकिस्तान ने इमीडिएटली एयर स्पेस रोक दिया, उसको ब्लॉक कर दिया, तो इससे हमारा जो ट्रैवल होता है वया यूरोप जाने के लिए हमारे को महंगा पड़ता है। ये हमारे ऊपर एक चोट है जिसका हमारे पास अभी तक जवाब नहीं है। जो सिंधु वाटर ट्रीटी की बात हो रही है, हमने हर बार की है, लेकिन सिंधु वाटर ट्रीटी समाधान नहीं है। यहाँ पे वो पाकिस्तानी जो मंत्री कहता है कि हमारे पास लीगल एविडेंस है कि इंडिया सपोर्ट्स टेररिज्म इन पाकिस्तान, तो यहाँ तक हो गई है। अभी बात आती है 1965 की वॉर, 1975 की वॉर, कारगिल वॉर, कहीं पे भी पाकिस्तान जीत नहीं पाया, इसलिए ये प्रॉक्सी वॉर करता रहा है। तो इसलिए हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री जितने भी रहे हैं
उन्होंने ये ध्यान रखा है कि हम अपनी आजादी ना खोएं। ये इंटरनेशनल ट्रीटीज में साइन करके, जैसे एनपीटी की ट्रीटी है, एनपीटी की ट्रीटी साइन इसलिए नहीं की गई थी, उन्होंने कहा थी, प्रधानमंत्री जी ने उस टाइम कहा था कि आवर सराउंडिंग्स आर डिफरेंट, दैट्स व्हाई वी कांट साइन एनपीटी। तो इन्होंने अपनी जो न्यूक्लियर पावर की जो है स्ट्रैटेजी को इसलिए कायम रखा क्योंकि पाकिस्तान के जो कहते हैं ना पत्थर के बंदर के हाथ में उतरा, जैसे उनके पास न्यूक्लियर पावर है तो उनको तो खोने का कुछ ज्यादा डर नहीं है। हालांकि हमने जो ईंट ईंट संजो के जो देश बनाया उसको हम बिगाड़ नहीं सकते हैं। जो हमने जो कायम किया है दुनिया में, अपना जो रुतबा कायम किया है, हमने जो डेवलपमेंट अचीव की है, हमने जो प्रोग्रेस की है, उसको हम बिगाड़ नहीं सकते हैं क्योंकि एक सिरफरा हमारे बगल में बैठा है। 2008 में अमेरिका ने एक्सेप्ट किया था कि इंडिया इज ए responsible nuclear power with advanced nuclear technology and gave us a special non-NPT state। तो यहाँ पे आप समझिए अभी जो सिचुएशन है, हमने बहुत सारे देखे, बालाकोट देखा, पठानकोट देखा, नगरोटा देखा, उरी देखा, पुलवामा देखा, सब देखा हमने। इसके बाद अगर हम इस 10 साल में अभी फिर भी हम इनको मौका देना चाहते हैं, वेट करेंगे, टेंडर डालेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमें जाना चाहिए। द पॉलिटिकल विल शुड टेक द डिसीजन, पॉलिटिकल विल हैव टू टेक द डिसीजन, तब हमारी आर्मी कुछ करेगी। यहाँ तक एक बात और एक है, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हम इनको बिफिटिक जवाब दें। हम वहां तक पहुंचे कि जहां तक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट ना हो, न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट ना हो, क्योंकि न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट अगर हो गया तो दोनों लूजर्स हैं, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर का जो भी इफेक्ट होगा उनके में भी गिरे या हमारे में भी गिरे, क्योंकि हम अड़ोस पड़ोस में है तो पूरा इफेक्ट हम सबके पास में आएगा। तो इसलिए बिफिटिंग रिप्लाई देने की जरूरत है। पॉलिटिकल विल शुड बी स्ट्रांग इनफ, ऑपोजिशन इज सपोर्टिंग देम, कंट्री इज विद देम। यहाँ पे एक बात छोड़नी होगी सबको पहले, यहाँ पे जो पाकिस्तान चाहता था कि हम हिंदू मुस्लिम करें वो हम कर रहे हैं। हमारे जो कश्मीर के बच्चे हैं वहां पे उनको चुन चुन के ढूंढ ढूंढ के पीटा जा रहा है, रेडियां गिराई जा रही है, जो मेहनत कश लोगों को उनको परेशान किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? दिस इज व्हाट वी शुड स्टॉप। वी आर वन नेशन, वी आर नॉट हिंदू मुस्लिम, वी आर वन इंडिया। दिस इज व्हाट वी नीड टू टेल। इन्होंने अच्छा कहा, बहुत अच्छा कहा पद्मा जी ने कि वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री, बहुत डेवलप्ड कंट्री हो गए, हमने बहुत विकास किया, हम उसको खोना नहीं चाहेंगे, इसलिए हम युद्ध में पड़ेंगे तो शायद हमें नुकसान होगा, इसकी चिंता करनी नहीं चाहिए। और पॉलिटिकल विल पावर का जहां तक सवाल है, पॉलिटिकल विल पावर इस समय पिछले 10 साल में जो है ना, वो आजादी से लेके और कभी नहीं रही वो पॉलिटिकल विल पावर, और वो जो स्ट्रॉन्गनेस अभी है वो कभी नहीं रही। अगर होती, मेरे को बोलने दिया जाए, मैडम आपका टाइम बहुत हो गया, मैं 2 मिनट, मेरे को रोहित जी मुझे बोलने दें। मैं ये कह रहा हूँ साहब, ताहिर जी ने भी अच्छा कहा, बहुत बढ़िया कहा। इन्होंने कहा भी युद्ध विकल्प आखिरी नहीं होता, उससे बचना चाहिए, हम भी समर्थन करते हैं, इसको कोई बात नहीं। लेकिन इन्होंने कहा कि मजबूत प्रधानमंत्री खाली ये नहीं है, सारे रहे हैं। अगर मजबूत प्रधानमंत्री आजादी से होते तो देश के 2 टुकड़े ना होते, 20 लाख लोग निर्दोष ना मरते विभाजन के दौरान। देश अगर पॉलिटिकल पावर अच्छी होती, स्ट्रॉन्ग प्रधानमंत्री होते तो 71 का युद्ध जीतने के बाद भी पीओके नहीं लिया गया। 90,000 सैनिक हमारे कब्जे में थे। लाहौर में जनरल मानेकशॉ बैठे हुए थे, उन्होंने कहा मुझे 2 घंटे का टाइम दो, नक्शे से मिटा दूंगा, पीओके तो ले लो, लेकिन नहीं लिया। स्ट्रॉन्ग अगर प्रधानमंत्री होते तो 5 लाख कश्मीरी हिंदू निकाले ना गए होते, मार काट करके, अत्याचार करके, अगर ये पॉलिटिकल विल पावर प्रधानमंत्री में होती तो। और 370 धारा 35A अब तक क्यों नहीं खत्म की गई 70 सालों में? ये काम इसी सरकार ने किया और उसका नतीजा पॉजिटिव आया। हर कश्मीरी उससे खुश है। कश्मीर में तरक्की हो रही है तो इसीलिए हो रही है क्योंकि 370 धारा और 35A हटाया गया। उससे हर कश्मीरी को, हर देशवासी को फायदा हुआ। जो जन्नत हमारा कश्मीर मानते थे, हमारे देश का जन्नत है, वो स्वर्ग है, वो आज भी हम मानते हैं। और पीओके 2 टुकड़ों में, हमारा कश्मीर, हमारा स्वर्ग 2 टुकड़ों में बटा हुआ है। एक पीओके वहां है। क्या पॉलिटिकल पावर थी भाई ताहिर जी, और आप बताएं? अगर होती तो क्यों नहीं अब तक वहां रहने दिया गया पीओके को? उसके बाप का है पाकिस्तान के, क्यों नहीं छीना गया अब तक पीओके? ये छीनने की पावर अगर किसी में है वो इसी सरकार में है, और पाकिस्तान के टुकड़े करने की शक्ति है वो इसी सरकार में है। वो चाहे बलूचिस्तान हो या सिंध हो, उसको अलग करने की ताकत इसी पर। तो जो स्ट्रॉन्ग सरकार अभी है ना, पिछले 10 साल में ऐसी पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ ऐसी सरकार कभी नहीं थी। नहीं तो ये सारी चीजें जो मैंने अभी बताई हैं वो ना हुई होती। ताहिर भाई बस 10 सेकंड में क्लोजिंग कमेंट, युद्ध जरूरी है हाँ या ना? 10 सेकंड।
देखिए, जैसा ये सभी मेरे मित्र बोल रहे हैं कि अब आजकल जो जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है इसमें पॉलिटिकल विल पावर है तो ये कर सकते हैं, तो हम चाहते हैं, मैंने बोला कि अगर इनकी यही दवाई है और उससे हमारा दर्द दुख खत्म होगा तो हम वेलकम करते हैं एंड इंडिया शुड गो फॉर वार देन, तो इसमें कोई बात नहीं है। देखते हैं हमारे मुकद्दर में क्या होगा, वो दूसरी बात है। ठीक, AK सिंह साहब 30 सेकेंड में, वार और नो वार? नहीं, वार और नो वार हम पूछ रहे हैं। उन आतंकवादियों ने हमारे जो भाइयों को मारा था उसमें उन्होंने कहा कि जाके फौज को बताओ, मोदी को बताओ, भारत को बताओ। इसका क्या मतलब है? अगर इस जेनोसाइड के बाद भी किसी हिंदुस्तानी का खून नहीं खौलता तो मैं दावे के साथ कहता हूं भाई साहब, वो हिंदुस्तानी होने का हक नहीं रखता है। Leave all things apart. We have to give him a reply and the reply will go across the border soon. मुनीर ने पूरे परिवार को देश से बाहर भेज दिया, क्यों कांप रहा है? We want his head. ओसामा को अमेरिका मार सकता है, सर्जिकल स्ट्राइक हम कर सकते हैं, हम इससे ज्यादा बढ़ के करेंगे। आप वर्ल्ड विल सी व्हाट वी आर कैपेबल ऑफ एंड विल डू इट। सत्यप्रकाश जी 10 सेकंड में क्लोजिंग कमेंट। रोहित जी 92-93 बाबरी कांड के बाद 2025 में कश्मीर में टारगेट किलिंग हुई है। उस समय भी पाकिस्तान इन्वॉल्व था, इस टाइम भी पाकिस्तान इन्वॉल्व है, लेकिन 92-93 में पाकिस्तान को शायद अगर सही से जवाब उसी समय सरकार दे दी होती तो पाकिस्तान ये हिमाकत करने की कोशिश 2025 में नहीं किया होता। पुलवामा के बाद हमने किया, उरी के बाद हमने किया, पहलगाम के बाद जो होगा वो POK पे आप देखेंगे बहुत जल्द। जिस प्रकार की तैयारी की जा रही है, देखिए हम लोग तो सरकार और वहाँ की एजेंसी के साथ कनेक्ट नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया और वर्ल्ड की मीडिया और जो इंटरनेशनल एडवाइजरी आ रही है उसको देखने के बाद ये चीजें समझ में आ गई कि भारत इस बार पूरी तैयारी के साथ पाकिस्तान पे कुछ ना कुछ मिलिट्री अटैक करने वाला है। पद्मा जी, हाँ जी, वार और नो वार? तो 10 सेकंड। absolutely war, but no nuclear war. ठीक, We want Baluchistan, we want Pakistan in 4 pieces. 4 टुकड़े हो पाकिस्तान के। है हिम्मत, करिए, हम हैं आपके साथ, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम करना बंद करिए। हिंदू मुस्लिम हो गया, सीधे वार की बात हो रही है। वार और नो वार, पाकिस्तान का 4 टुकड़ा, कांग्रेस और सारे विपक्ष आपके साथ है। सर ऐसा है, कोई पूरे देश में समझता हूँ कि देश की पूरी जनता, हिंदू और मुसलमान सब एक साथ एकजुट हैं इस समय। सब चाहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन हो। इवन हर कश्मीरी मुस्लिम खड़ा हुआ है भारत सरकार के फैसले के साथ। वो भी अलग नहीं है, वो भी चाहते हैं कि उनकी रोजी रोटी पे चोट की है इस बार पाकिस्तान ने ये कांड करके। पर्यटकों को मारा गया है, वो पर्यटक जो वहां जाते हैं और रोजी रोटी देते हैं, उनके साथ ये अन्याय हुआ, बर्बरता हुई। तो इसीलिए सारा देश एक आवाज के साथ चाहता है कि हो, लेकिन इस बार इस बार ऐसा हो कि आतंक का समूल नाश होना चाहिए, जड़ से खात्मा। चाहे युद्ध करो या ना करो, लेकिन आतंकवाद का, कम से कम इस इस्लामिक आतंकवाद का जड़ से खात्मा हो, इतना अवश्य करना चाहिए इस बार। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सारे प्रवक्ता बहुत ही क्लियर है कि इस बार ऐसा जवाब देना चाहिए जो दशकों तक पाकिस्तान को याद रहे। आप सभी का इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए पद्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सत्यप्रकाश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, AK सिंह साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तुलसीदास भाटिया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ताहिर भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।